हेलो एवरीवन। तो आज अपन कर रहे हैं ऐसे 620 का नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, यानी कि इसमें लिखा हुआ है ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ठीक है, तो ऑडिटर्स का एक्सपर्ट का वर्क, ठीक है। तो यानी कि ये ऐसे 620 इस हिसाब से बनाया गया है कि अगर ऑडिटर कोई एक्सपर्ट को हायर करता है तो ऑडिटर क्या उसके वर्क को यूज़ कर सकता है क्या। यानी कि ये मतलब हुआ ऑडिटर है, ठीक है, ऑडिटर को एंटिटी का ऑडिट कर रहा था, ठीक है, पर उसको कई जगह दिक्कत आ गई, जैसे कि कंट्रोल्स में, आईटी कंट्रोल्स में दिक्कत आ गई। वो खुद से चेक नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है आईटी कंट्रोल्स के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितना एंटिटी में एप्लीकेबल है। तो ऑडिटर ने क्या करा, एक एक्सपर्ट को हायर करा, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑडिटर एक्सपर्ट, ठीक है, जिसको हायर करा। अब ऑडिटर एक्सपर्ट क्या करेगा, ये एंटिटी के अंदर जितने भी आईटी कंट्रोल्स है उसके बारे में डिटेल में चेकिंग करेगा, क्या कंट्रोल सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को यूज़ करेगा, ठीक है। तो अब कल को इस एंटिटी के अंदर बाद में कहीं फ्रॉड मिल जाता है तो लायबल कौन रहेगा, ऑडिटर रहेगा या ऑडिटर एक्सपर्ट रहेगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से बनाया गया ऐसे 620। यहाँ पर जानेंगे कि क्या सारी लाइबिलिटी ऑडिटर की भी है कि ऑडिटर एक्सपर्ट भी लायबल रहेगा, ठीक है। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस रहेंगे जब ऑडिटर एक्सपर्ट का काम को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस ऐसे को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में आएगा, व्हेन दिस ऐसे नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ऐसे 620 कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला सर्कमस्टेंसेस है यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ठीक है, ऐसे 500, ठीक है, यानी कि ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज़ कर रहा है, तब यहाँ ऐसे 620 रिलेवेंट नहीं रहेगा, ठीक है। सेकेंड सर्कमस्टेंसेस है एंगेजमेंट टीम इंक्लूड्स अ मेंबर विद एक्सपर्टीज इन स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यानी कि एंगेजमेंट टीम एंगेजमेंट टीम के अंदर ही एक ऐसा मेंबर है जिसमें एक्सपर्टीज है स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसको आप आसान भाषा में कहें तो अपन यूँ कह सकते हैं, यू शुड नॉट हायर एन एक्सपर्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, क्योंकि यह ऑडिट एक्सपर्ट ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग पर्पस के लिए हायर करा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का काम है वो तो मेन ऑडिटर से एक्सपेक्ट करा जाता है कि ये इस काम में उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के काम में मेन ऑडिटर की, ठीक है। इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के काम के लिए ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर कर लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि ये एक्सपर्टीज ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग की मेन ऑडिटर के पास है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी कंट्रोल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग मेन ऑडिटर के पास नहीं है, तो इस केस में एक्सपर्ट हायर कर सकता है ऑडिटर, ठीक है। बस दो काम के लिए नहीं कर सकता मेन ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर। दो काम है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेन ऑडिटर, ठीक है। अदर काम के लिए कौन कौन से जिसके लिए जिसे हायर कर सकता है ऑडिटर एक्सपर्ट, लॉस एंड रेगुलेशंस के लिए हायर कर सकता है, वैल्यूएशन फंड के लिए कर सकता है जहाँ एस्टिमेशन इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है, पेंडिंग लिटिगेशन में कर सकता है, प्रोविज़न के लिए कर सकता है, कंट्रोल टेस्टिंग के लिए ऑडिटर हायर कर सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार आप ये समझ सकते हो, एक बार रीड कर सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ठीक है। ऑडिटर एक्सपर्ट इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल यानी कि एग्जांपल लें तो PwC है, तो PwC मेन ऑडिटर है, ठीक है। अब उसी का ही कोई डिपार्टमेंट यानी कि सेम नेटवर्क फर्म के अंदर कोई ऐसा जना है जिसके पास कंट्रोल टेस्टिंग का बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ है, तो मेन ऑडिटर उसके काम को उसको ऑडिटर एक्सपर्ट के तरह यूज़ कर सकता है। एक्सटर्नल भी हो सकता है ऑडिटर एक्सपर्ट, थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कोई नया जना भी हो सकता है, ठीक है।
तो अब 4 सवाल आते हैं जो अपन को पढ़ने हैं। पहला, डिटरमाइन फॉर व्हाट एरियाज यू नीड एन एक्सपर्ट। ठीक है, सबसे पहले ऑडिटर को पता होना चाहिए कि कौन से एरियाज में ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा, यानी कि एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लुक फॉर द राइट एक्सपर्ट एंड हैव अ प्रॉपर एग्रीमेंट। अगर वो हायर करता है मेन ऑडिटर एक्सपर्ट को तो एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट में लिखा होगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कितने टाइम लिमिट में वो अपना काम पूरा करेगा। थर्ड पॉइंट है इवेल्यूएट द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। ठीक है, वर्क को चेक करना क्या वो सही से कर रहा है। फिर क्या ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेंस आएगा क्या ऑडिटर एक्सपर्ट का। तो अपन बोल सकते हैं ऐसे 620 डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी regarding the use of an individual or organizational works in the field of expertise other than auditing and accounting। दो काम के लिए ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर नहीं कर सकता, वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, मस्ट नॉट बी अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम, यानी कि ऑडिट टीम का ही पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने आपको बता दी। ठीक है, उसी का ही कोई मेंबर है और वो ये एक्सपर्टीज है तो वो तो ऑब्वियसली ऑडिट टीम का ही पार्ट हुआ ना। थर्ड पॉइंट बोल रहा है ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट रिड्यूस, यानी कि अल्टीमेटली ओपिनियन देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो इस ऑडिटर की रहेगी। ठीक है, वेदर यूज एक्सपर्ट और नॉट, चाहे वो एक्सपर्ट को यूज़ करे चाहे नहीं करे। ठीक है, क्योंकि ऐसे 620 में भी सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मेन ऑडिटर की रहेगी। इंटरनल ऑडिटर है अगर किसी कंपनी में तो भी इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर तो भी सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल ऑडिटर की रहेगी। और अगर वो अदर ऑडिटर का केस है तो वहाँ डिवीज़न ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। फिर वो OM पैराग्राफ अदर मेटा पैराग्राफ में लिख सकता है कि इन कंपोनेंट्स का ऑडिट अदर ऑडिटर ने किया। ठीक है, कोई बड़ी कंपनी है उसके अंदर कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है तो वहाँ डिवीज़न ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वहाँ ऑडिटर OM पैराग्राफ में लिख सकता है कि इन कंपोनेंट्स पर अदर ऑडिटर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ डिवीज़न ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट यानी कि वर्क यूज बाय एंटिटी। ठीक है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट हायर करता है एक्सपर्ट को। ठीक है, और मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है तो वो एंटिटी के लिए यानी कि मैनेजमेंट के लिए काम करेगा। ऑडिटर एक्सपर्ट यानी कि उसके एक्सपर्ट के काम को ऑडिटर अपने लिए यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स थे आपको पता होने चाहिए। अब अगर ऑडिटर एक्सपर्ट है तो फीस भी ऑडिटर ही पेड करेगा। ठीक है, पर ये ऑडिटर अपनी जेब से तो पे करेगा नहीं, वो अपनी टोटल एंगेजमेंट फीस में इंक्लूड कर लेगा। ऑडिटर कैन यूज इज एक्सपर्ट फॉर एनी ऑफ अ फॉलोइंग प्रोसीजर्स। वो इनमें से किसी का इन पांचों में से किसी भी पॉइंट के लिए एक्सपर्ट को हायर कर सकता है। ठीक है, ऑडिटर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, उसको एंटिटी में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, उसके लिए भी कर सकता है। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोम, किस एरिया में रिस्क ज़्यादा हो सकती है उसके लिए कर सकता है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए कर सकता है। कंट्रोल टेस्टिंग के लिए कर सकता है। अमाउंट टेस्टिंग के लिए कर सकता है। इन एवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, यानी कि जो मैनेजमेंट ने रिपोर्ट बनाई, कई बार क्या होता है मैनेजमेंट खुद काम नहीं करता, मैनेजमेंट का एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी होता है जो कई एरियाज़ पर वो काम करता है, तो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट देता है। अब मैनेजमेंट की रिपोर्ट को समझने के लिए ऑडिटर भी अपना एक्सपर्ट हायर कर सकता है ताकि वो रिपोर्ट समझ में आ जाए, इसलिए ये लिखा हुआ है इन एवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स में से किसी काम के लिए वो ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर कर सकता है। व्हेन डू वी फील वी नीड एन एक्सपर्ट, यानी कि ऑडिटर को कब लगता है कि उसको एक्सपर्ट हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका टॉपिक आपकी बुक में इस नाम से लिखा हुआ है, कंसिडरेशंस व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू यूज़ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। थोड़ा सा आपकी मॉड्यूल में लैंग्वेज हार्ड लिख रखी है, इसको मैंने ईजी वे में बता रखा है। फर्स्ट पॉइंट है सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर को लग रहा है कि सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड है एंड मैनेजमेंट ऑल्सो यूज, मैनेजमेंट ने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट यानी कि मैनेजमेंट ने भी एक एक्सपर्ट को हायर करके वो काम करवाया है। ठीक है, जहाँ रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट हाई है, ठीक है, मटेरियल में स्टेटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी ऑडिट अपने एक्सपर्ट को यूज़ कर सकता है। ऑडिट के दौरान रिस्क असेसमेंट किया, आपको किसी एरिया में सिग्निफिकेंट रिस्क लगता है और आपको
पता है कि इस एरिया में ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा तो शायद अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने में समय ज़्यादा लगेगा एंड विल मिस आउट सर्टेन मैटर्स बट नो रिलेवेंट एक्सपर्ट। यानी कि आपकी बुक में इस नाम से लिखा हुआ है टॉपिक 3rd पॉइंट लिखा हुआ है द एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाइड रिस्क। यानी कि ऐसे यानी कि ऑडिट के दौरान यानी कि ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट किया, ठीक है, और अब उसको लगता है कि इस एरिया में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, और ऑडिटर अपने हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा तो उसको शायद अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा और हो सकता है वो कोई सर्टेन मैटर्स को छोड़ दे। इसका एग्जांपल है कंट्रोल्स, आईटी कंट्रोल्स, ठीक है। ऑडिटर रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर सकता है, उसको पता है कंट्रोल्स में रिस्क हाई हो सकती है, ठीक है। अब अगर ऑडिटर को आईटी कंट्रोल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो हो सकता है वो कोई सर्टेन मैटर्स छोड़ सकता है, तो इसलिए भी वो ऑडिट एक्सपर्ट को हायर कर सकता है। 3rd पॉइंट का ये मतलब है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। आपकी बुक में ये इस लाइन से शुरू हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। टॉपिक का नाम ये है, आप साथ में बुक को भी लेते चलें ताकि आपको बेहतर वे में समझ आएगा, ठीक है। तो ये 3 ऐसे एरियाज हैं जहाँ ऑडिटर को लग सकता है, मतलब 3 ऐसी सिचुएशन है जब ऑडिटर को लग सकता है कि एक्सपर्ट को हायर करना सही रहेगा, मोर रिलेवेंट टू यूज ऑडिटर एक्सपर्ट। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हेन मैनेजमेंट हैज यूज्ड अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। यानी कि ऑडिटर्स डिसीजन वेदर टू यूज ऑडिटर एक्सपर्ट में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब ये कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं जहाँ ऑडिटर को लगेगा कि अगर ये सब इनमें ज़्यादा है रिस्क तो ऑडिटर को एक्सपर्ट हायर करना चाहिए, ठीक है। कोई फैक्टर्स बता रखे, पहला नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है एम्प्लॉयड और एंगेज। यानी कि ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है, ठीक है। अब अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट खुद ने एम्प्लॉयड कर रखा है तो हो सकता है रिस्क ज़्यादा हो सकता है, रिलायबिलिटी कम रहेगी, ठीक है। और वहीं अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी में कम चांसेस है कि वो फ्रॉड का पार्ट बनेगा। अगर मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयड कर रखा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट को तो हो सकता है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने सही से रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं करी हो, ठीक है, मैनेजमेंट ने जैसा कहा हो वैसी रिपोर्ट बना दी हो। इसलिए अगर वो एंगेज थर्ड पार्टी के हिसाब से होगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो उससे रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो वापस बता देता हूँ। मैनेजमेंट भी कुछ काम के लिए अपना एक्सपर्ट हायर कर सकता है, वो होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ठीक है। अब ऑडिटर ये देख रहा है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिलायबल है या नहीं, तो वो अपना यानी कि अगर ऑडिटर को मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर डाउट आएगा तो वो हो सकता है कि वो ऑडिटर एक्सपर्ट को भी हायर करे ताकि डिटेल में वो चेकिंग कर सके। तो ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में बता रखें कुछ पॉइंट्स। एक्सटेंड टू विच मैनेजमेंट कैन इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट। यानी कि जो भी मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है वो सारी बातें मैनेजमेंट की मानता है, जैसा मैनेजमेंट बोल रहा है वैसे ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट करता है, तो हो सकता है फ्रॉड होने के चांसेस और रिस्क ज़्यादा हो सकती है। कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज़, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होगा उसका भी देखना चाहिए क्या वो इस काम के लिए प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, क्या उसके पास एक्सपर्टीज़ है तभी वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट बना है या फिर ऐसे ही बना हुआ है मैनेजमेंट के कहने पर। प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, एग्जांपल है रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक्चुअल वैल्यूएशन के अंदर, ठीक है। यानी उसके बाद 6th पॉइंट है एनी कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। यानी कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए कोई कंट्रोल्स लगाए गए या नहीं लगाए गए, सो डैट ही कैन परफॉर्म वर्क एज पर स्टैंडर्ड, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है या नहीं है तो ये देखना है, उसके लिए भी कंट्रोल्स है सेट है या नहीं है। ये इन सब से ऑडिटर को एश्योरेंस मिल जाएगा कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं सही से काम नहीं करा तो ऑडिटर को लगेगा यहाँ रिस्क ज़्यादा है, उसको ऑडिटर को अपने लिए भी ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो अब यहाँ क्या होगा, जो ऑडिटर
एक्सपर्ट को हायर करेगा, ठीक है, हायर करने से पहले वो भी अपने एक्सपर्ट को देख लेगा क्या ये जिस भी पर्सन को ऑडिटर हायर कर रहा है क्या वो सूटेबल है या नहीं है। यानी कि ऑडिटर अपने एक्सपर्ट को हायर करना है, ठीक है, तो उसमें देखना है क्या जो ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर कर रहा है वो क्या कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है उसमें, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि क्या वो फेयर मैनर में वर्क कर पाएगा, ये सारी बातें चेक करनी है। क्या उसके पास सर्टिफिकेट्स हैं, नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड्स है, एक्सपीरियंस है, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, ये सारी बातें ऑडिटर को देखना पड़ेगा, तभी वो एक्सपर्ट को अपने काम में यूज़ कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑडिटर एक्सपर्ट सही से काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेन ऑडिटर की रहेगी ना। तो इसलिए सबसे पहले जब भी ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर करने जाए तो ये सारी बातें देखने क्या वो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफाइड है या नहीं है, ठीक है, तभी वो उसके बाद वो एग्रीमेंट करेगा ऑडिटर के साथ, ठीक है। अब जो एग्रीमेंट होगा वो राइटिंग में होगा, ठीक है, उसमें क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, कॉन्फिडेंशियल रखना है सारा डेटा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि टाइम कब तक वर्क कंप्लीट हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा, ठीक है, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपर्ट, वो किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, ये सारी बातों का ऑडिटर एक्सपर्ट, ठीक है, ऑडिटर एंड एक्सपर्ट के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा। अदर मैटर्स इंक्लूड, ठीक है, एरियाज ऑफ स्पेशलिटी कॉम्पिटेंस विद रेस्पेक्ट टू रिलीवेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंजेस इन कंडीशंस और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। यानी कि और भी बातों को ध्यान रखना है ऑडिटर जब एक्सपर्ट को हायर करे, देखना है क्या वो किस चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऑडिटर एक ही काम के लिए एक्सपर्ट को हायर करे। मान लो ऑडिटर को पेंडिंग लिटिगेशन के बारे में सिर्फ जानकारी चाहिए, उसने सिर्फ इसी के लिए एक्सपर्ट को हायर करा, ऑडिटर को ज़्यादा पेंडिंग लिटिगेशन के बारे में पता नहीं चल रहा जो भी एंटिटी का है, तो उसने क्या करा एक्सपर्ट को हायर कर लिया ऑडिटर ने। तो अब देखना है कि इसी काम के लिए करा है तो क्या उसके लिए स्पेशलिटी है, उसको पता भी एक्सपर्ट को कॉम्पिटेंस होना चाहिए, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रिलीवेंट ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट का कहने का मतलब है अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट है और अगर सब्सिडरीज आउटसाइड इंडिया है तो कन्वर्शन रिगार्डिंग उसके पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, उसको पता होना चाहिए। थर्ड है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यानी कि ऑडिट के दौरान कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए या फिर चेंज हो गए कंडीशंस, तो ऑडिटर को देखना है अब ये ऑडिटर एक्सपर्ट का काम को यूज़ करना है या नहीं करना है, ठीक है। मान लो ऑडिटर एक्सपर्ट के खिलाफ कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि वो अब ये काम पर उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा साल के दौरान ही कि अब उसका काम रिलायबल रहेगा या नहीं रहेगा अगर ऑडिटर एक्सपर्ट का लाइसेंस कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि स्पेशलिटी थी, ठीक है, तभी आपने हायर करा था, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इवेल्युएटिंग थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड सेफगार्ड्स। ये देखना पड़ेगा ऑडिटर जो एक्सपर्ट को हायर करेगा उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर कोई थ्रेट नहीं रहना चाहिए, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक्सपर्ट को हायर करा ऑडिटर ने उसका मैनेजमेंट के साथ कोई रिलेशनशिप निकला बाद में, तो ये बातें इंक्वायर कर लेनी चाहिए ऑडिटर को। ये देखना है क्या उस जो एक्सपर्ट हायर कर रहा है उसके पास कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है एंटिटी से, ठीक है, क्या वो एंटिटी को और कोई सर्विस प्रोवाइड तो नहीं कर रहा है। इस सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ऑडिटर जब भी अपने एक्सपर्ट को हायर करें। नेक्स्ट टॉपिक है एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। यहाँ अपन इवेल्युएट कर रहे हैं ऑडिटर के एक्सपर्ट वर्क को, ठीक है, क्या उस जो ऑडिटर अपने एक्सपर्ट को हायर करेगा जो वो काम करेगा तो उसके बारे में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट है रिलीवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ डेट एक्सपर्ट्स फाइंडिंग्स और कंक्लूशंस आर कंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस, यानी कि जो ऑडिटर एक्सपर्ट जो फाइंडिंग्स और कंक्लूशंस निकालेगा काम करने के बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो अलग बोल रहा है और ऑडिटर एक्सपर्ट अलग ही कंक्लूजन पर पहुंच रहा है, दोनों में नॉर्थ साउथ जितना डिफरेंस आ गया,
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मैनेजमेंट ने भी अपने एक्सपर्ट को हायर करा है तो उसने भी सही से काम करा होगा, ठीक है, और ऑडिटर ने भी एक्सपर्ट को हायर करा है, तो दोनों के पास बेस डेटा तो सेम ही है, उन्होंने बेस डेटा पर ही वर्क करा है, तो दोनों के कंक्लूजन भी सेम आने चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस चल सकता है पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, ठीक है, कंक्लूजन के अंदर। तो ये ध्यान देना है, ठीक है, ऑडिटर को। इफ़ एक्सपर्ट्स वर्क इन्वॉल्व यूज ऑफ सिग्निफिकेंट assumptions एंड मेथड्स, रिलीवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दोज assumptions एंड मेथड्स। इसका एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टिमेट ऐसे 540, वहाँ प्रोविज़न के रिगार्डिंग कोई assumption या मेथड यूज़ करा है तो ऑडिटर को देखना है क्या वो रिलेवेंस है या रीजनेबल है या नहीं, जो भी assumption एंड मेथड को यूज़ करा एक्सपर्ट ने, ठीक है। इफ़ एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ सोर्स डेटा बेस डेटा, यानी कि जो एक्सपर्ट को ये वर्क देंगे ऑडिटर, कुछ वर्क देंगे तभी वो ऑडिटर एक्सपर्ट काम करेगा, तो जो बेस डेटा देगा ऑडिटर तो वो देखना है जो बेस डेटा वो दे रहे हैं यानी कि सोर्स डेटा दे रहे हैं क्या वो कंप्लीट है, एक्यूरेसी है उसके अंदर, यानी कि पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12 मंथ्स का देना था तो 11 महीने का ही दे दिया, टाइम पीरियड सही से सिलेक्ट नहीं करा, ठीक है। तो ये देखना, ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूशंस ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। जो भी ऑडिटर एक्सपर्ट ने फाइंडिंग करा और जो कंक्लूशन पर पहुंचा तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। यूज़ मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इंक्वायरी करना चाहिए ऑडिटर एक्सपर्ट के पास अगर कोई डिफरेंस आ रहा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट और ऑडिटर एक्सपर्ट की रिपोर्ट में, दोनों में डिफरेंस है तो इंक्वायरी करना चाहिए। रिव्यू करना चाहिए वर्किंग पेपर्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। कोऑपरेटिव प्रोसीजर्स, यानी कि कोऑपरेटिव प्रोसीजर्स का क्या मतलब होता है, प्राइमरी एविडेंस था उससे फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्टेन करना, यानी कि डबल चेक करना। डबल चेक कैसे हो सकता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑडिटर खुद भी देख सकता है कि जो ऑडिटर एक्सपर्ट ने जो काम करा वो सही किया या नहीं करा, यानी कि डिटेल एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा सकता है, रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशंस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली लायबिलिटी तो ऑडिटर की रहेगी, ठीक है। डिस्कशन विद अनदर एक्सपर्टीज, अगर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिटर एक्सपर्ट की रिपोर्ट में, ऐसा लग रहा है कि डेटा ही अनरियलिस्टिक आ गया कंक्लूजन ही, तो उसको फिर अनदर एक्सपर्टीज के साथ बात करनी चाहिए। डिस्कस विथ मैनेजमेंट द ऑडिटर्स एक्सपर्ट रिपोर्ट, तो जो भी ऑडिटर्स की फाइनल रिपोर्ट आएगी वो मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस करनी चाहिए अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो। नोट इफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सोर्स डेटा यानी कि बेस डेटा, जो बेस डेटा अपन एक्सपर्ट को प्रोवाइड करेगा ऑडिटर उसी पर ही तो वर्क करेगा एक्सपर्ट, फिर ही तो वो पूरी अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएगा कि ये तो ये बातें भी कुछ बातें ऑडिटर को ध्यान में रखनी चाहिए कि उसका ओरिजिन ऑफ डेटा सही है, डेटा ओरिजिन से ट्रांसमिशन के बीच में ही कोई डेटा चेंज नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर गलत डेटा दिया एक्सपर्ट को तो एक्सपर्ट सारा कंक्लूजन ही गलत निकाल देगा। तो जो बेस डेटा एक्सपर्ट को प्रोवाइड होने जा रहा है वो सही होना चाहिए। रिव्यूइंग द डेटा फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, करेक्ट टाइम पीरियड का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी होते हैं वो सब को कंसीडर करना चाहिए, देखना चाहिए जो भी दे रहे हैं वो कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है अजम्पशंस एंड मेथड्स। इसका क्या मतलब है, XYZ एक कंपनी है, एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। XYZ कंपनी का ऑडिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट हायर करा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने अपने हिसाब से अजम्पशंस एंड मेथड्स का यूज़ करके वैल्यूएशन रिपोर्ट बना दी। अब क्या करेगा ऑडिटर एक्सपर्ट क्या करेगा, ऑडिटर एक्सपर्ट के पास एक तो ये ऑप्शन है, ऑडिटर हायर करेगा ऑडिटर एक्सपर्ट को ऑब्वियसली, तो ऑडिटर एक्सपर्ट के पास एक तो ये ऑप्शन है
कि ये जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसी को ही ऑडिटर एक्सपर्ट चेक कर ले, ठीक है। जो भी अजम्पशंस एंड मेथड्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने लगाए उसी को ही चेक कर ले, ठीक है। फर्स्ट केस है ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर करा, ठीक है। एक्सपर्ट को हायर करा मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट को चेक करने के लिए, यानी कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने ये वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई सिर्फ ऑडिटर एक्सपर्ट उसी को ही चेक कर ले, कोई नई रिपोर्ट नहीं बनानी। जो अजम्पशंस एंड मेथड्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने लगाए सिर्फ उसको चेक करना है। एक केस तो ये हो सकता है अजम्पशंस एंड मेथड्स में। एक केस क्या हो सकता है, XYZ एक कंपनी है, ठीक है। ऑडिटर ने ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर करा और यहाँ मैनेजमेंट एक्सपर्ट आ गया, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने अपने हिसाब से वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई। अब ऑडिटर एक्सपर्ट क्या कर रहा है, इस पर उसको ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने अपने अजम्पशंस और मेथड से वैल्यूएशन रिपोर्ट बना दी। और ऑडिटर एक्सपर्ट क्या कर रहा है, अपने अजम्पशंस एंड मेथड से ऑडिटर ने जो एक्सपर्ट को हायर करा वो बोल रहा है कि अपने हिसाब से एक्सपर्ट, ये ऑडिटर का एक्सपर्ट यानी कि ऑडिट फ्रॉम ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू तुम एक अपनी मेरे हिसाब से बनाओ, यानी कि ऑडिटर के हिसाब से एक नई रिपोर्ट बनाओ, वैल्यूएशन रिपोर्ट। यहाँ मैनेजमेंट के हिसाब से बनाई गई थी, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब ऑडिटर बोल रहा है तुम ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि इंडिपेंडेंटली बनाओ एक रिपोर्ट, ठीक है। तो मान लो इधर डिफरेंस आ रहा है, इसके हिसाब से आ रहा है ऑडिटर के हिसाब से ये वैल्यूएशन रिपोर्ट में आ रहा है 45 करोड़ और मैनेजमेंट एक्सपर्ट में आ रहा है 40 करोड़। तो ये डिफरेंस आ रहा है तो ऑडिटर देख सकता है कि इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, प्रिपेयर सेपरेट रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली बाय ऑडिटर एक्सपर्ट। यहाँ अजम्पशंस एंड मेथड्स भी ऑडिटर एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग लगे या मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अजम्पशंस एंड मेथड्स लगे। इससे पता चल गया कि एक्चुअल में डिफरेंस कितना था, दोनों में डिफरेंस पता चल गया क्योंकि ऑडिटर ने अपने अजम्पशंस एंड मेथड से बनाई, जो भी कंपनी में हो रहा था उस हिसाब से लिए, और मैनेजमेंट ने अपने अजम्पशंस एंड मेथड्स लिए जो मैनेजमेंट को सही लगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन होते हैं, दोनों इसमें कवर होंगे, ठीक है। सेपरेट रिपोर्ट भी बन सकती है या फिर पहला केस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है इफ ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क नॉट एडिक्वेट, यानी कि ऑडिटर को लग रहा है कि ये काम सफिशिएंट नहीं है। तो पहला तो ऑडिटर बोल सकता है एक्सपर्ट को कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म बाय द एक्सपर्ट, पूरा काम नहीं हो पा रहा, यानी कि नॉट एडिक्वेट, जितना काम करा उससे ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा। तो ऑडिटर बोल सकता है अपने एक्सपर्ट को कि और काम करो, ठीक है। या फिर ऑडिटर अपने हिसाब से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकता है। फिर भी ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा तो वह ऐसे 705 में जा सकता है। ये दोनों चीज़ में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा है कि इतना डिफरेंस आ क्यों रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली तभी बात करेगा ऑडिटर एक्सपर्ट को, तभी बोलेगा कि और काम करो जब डिफरेंस आ रहा होगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा होगा, और जिससे ऑडिटर को लग रहा होगा कि इससे ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाएगा कि मैनेजमेंट सही है या नहीं है। फिर ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, दोनों ही केस में खुद से लगा कर भी नहीं मिला और एक्सपर्ट ने भी फर्दर काम करा तो भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो रिपोर्ट थी वो दोनों के डेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। फिर यानी कि हुआ क्या, दोनों के डेटा के अंदर ऑडिटर एक्सपर्ट था, ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट, दोनों की रिपोर्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया। ऑडिटर ने बोला अपने एक्सपर्ट को कि या तो तुम डिटेल में काम कर लो या फिर ऑडिटर खुद अपने हिसाब से अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए। फिर भी दोनों ने काम कर लिया, फिर भी नॉट एडिक्वेट यानी कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाया ऑडिटर को और दोनों के डेटा में सिग्निफिकेंट डिफरेंस रह गया, तो मॉडिफिकेशन में जा सकता है ऑडिटर। रेफरेंस इन ऑडिट रिपोर्ट, अब ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था हेडिंग में, ये रहा, हेडिंग पे आ जाते हैं। यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ऑडिटर एक्सपर्ट का यूज़ कर रहा है तो क्या इसका रेफरेंस ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पहला, अगर ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन यानी कि क्लीन ओपिनियन दे रहा है
तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कि अगर लॉ ने बोला कि उसका रेफरेंस दो तो आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए, ठीक है। चाहे रेफरेंस दो या नहीं दो, से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी, अल्टीमेटली लायबल तो ऑडिटर ही रहेगा, चाहे वो एक्सपर्ट का यूज़ करे चाहे नहीं करे। और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है ऑडिटर, इफ़ नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी कि मॉडिफिकेशन क्यों आया उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए रेफरेंस देना ज़रूरी है तो ही देना चाहिए, ठीक है, मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में। यानी कि एडवर्स, डिस्क्लेमर, मॉडिफिकेशन में आप समझ गए होंगे, एंड क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, ठीक है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी कि जनरल फैक्टर्स आपको बता रखे हैं, ठीक है, ये एक अपना टॉपिक रह गया था तो इधर लिख रखा है। नेचर ऑफ मैटर टू विच एक्सपर्ट्स वर्क रिलेट्स, रोम रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट हाई है या लो है, ठीक है, अगर रिस्क ज़्यादा होगी तो ऑडिटर को डिटेल में चेक करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डेट एक्सपर्ट वर्क इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट, यानी कि अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक ही अमाउंट, एक ही फैक्टर को डिपेंड कर रहा है, सिर्फ जैसे कि पेंडिंग लिटिगेशन के लिए ऑडिटर ने एक्सपर्ट को हायर करा तो नहीं, तो कोई दिक्कत, मतलब जितना ज़्यादा मैटर इम्पोर्टेंट होगा उतना ज़्यादा ऑडिटर को डिटेल में चेक करना पड़ेगा कि ऑडिटर के एक्सपर्ट ने सही से काम करा या नहीं करा। अगर ऑडिटर के एक्सपर्ट के साथ ऑडिटर और एक्सपर्ट दोनों का प्रीवियस भी एक्सपीरियंस परफॉर्म कर रखा है, यानी कि पिछले साल भी दोनों ने मिलके काम कर रखा है, तो ऑडिटर को अपने एक्सपर्ट पर ज़्यादा भरोसा रहेगा। ऑडिटर एक्सपर्ट को क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये क्या होता है, ये ऐसे 220 में आपको पता चलेगा, ठीक है, एज पर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना ऐसे 620 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा कि ऑडिटर की सबसे पहले ये जिम्मेदारी है कि वो ऑडिटर एक्सपर्ट, जो भी एक्सपर्ट को हायर कर रहा है ऑडिटर, वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन वाइज होना चाहिए, ठीक है, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और वो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग पर्पस के लिए एक्सपर्ट को हायर नहीं कर सकता। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो और किसी चीज़ में। ओके।